सुधांशु जी देखिए, अब फिर कह रहे हैं कि 2024 शुरुआत है, 2000 माफ कीजिएगा 2024 की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से शुरुआत होगी। तो इन्होंने बता दिया कि इनकी जो मछली की आंख है वो 2024 है। कर्नाटक तो भाई इनके लिए बोनस होगा, 2024 है। तो अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ती है तो आपको नहीं लगता जो मोराल था भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा जीतने के बाद, इसके जीतने के बाद, उसके जीतने के बाद, उसमें जो है थोड़ी कमी आएगी सुधांशु जी अगर हारती है तो? मैं बड़ा सिंपल दीपक जी जो इन्होंने लोकसभा चुनाव का संदर्भ लिया तो मैं पिछला चुनाव याद दिलाना चाहता हूं। हम 8 सीटों से चूक गए थे, 105 सीटें आई थी, हम बहुमत से 8 सीटों से चूक गए। इन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर याद करिए कर्नाटक में बेंगलुरु में एक बड़ी रैली हुई थी, सब बड़का विपक्ष का नेता आए थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, सब लोग आए थे और सबने विपक्षी एकता का दम भरा था। और मान्यवर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है बेंगलुरु, उस जहाज ने बेंगलुरु से टेक ऑफ किया, फिर वो कहीं लैंड ही नहीं किया। वो विपक्षी एकता जो तथाकथित थी उसकी ऐसी धज्जियां उड़ी कि मानो वो उस जहाज के दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो पिछले चुनाव में ये देख चुके हैं। पिछले चुनाव में एक और बात बताऊं, जब इनकी सरकार थी, सीएम थे सिद्धारमैया जी, और याद करिए तब राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था पीएम को लेके कि अगर विपक्ष कहेगा तो उस बात पे विचार किया जा सकता है। यानी सीएम था, पीएम का ख्वाब देख रहे थे और डिप्टी सीएम पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। यानी चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। ये पिछली बार का लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो कुछ कांग्रेस ने किया था वो पूरा का पूरा सामने नजर आ रहा था। मगर एक बात मैं दीपक जी कहूंगा, देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त हो जाना चाहिए, चुनाव हो चुके हैं। अब वो 40% कमीशन की बात ये कहें तो हम कहें भाई ये तो ठेकेदार ने कहा था, तो हम कहें कि साहब 85% कमीशन की बात तो भारत के इतिहास के आज तक सबसे बड़ा बहुमत पाए हुए प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सदन के पटल पर कहा था। तो 85% कमीशन वाले एक काल्पनिक बात के ऊपर जिसमें कोई रिटर्न कंप्लेन ही कभी नहीं आई है, तो इसलिए वो काल्पनिक या तथ्यात्मक नहीं कही जाएगी, गैर तथ्यात्मक पे लेके ये सब कह रहे हैं। मगर मैं एक बात कहूंगा, देखिए परिवर्तन भारत की राजनीति में कितना आया, चुनावों से जोड़ के देखता हूं। पिछले कुछ 7-7.5 सालों में, जैसे आपने कहा ना शनि की 7.5, 7 सालों में देखिए ममता जी बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ करती नजर आई चुनावी मंच से। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी ने देवी स्तुति की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को सपने में भगवान दिख गए। गुजरात के चुनाव में केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। और कर्नाटक का चुनाव आया तो डीके शिवकुमार जी मंदिर निर्माण का, वो हनुमान का आह्वान करने लगे। और हमारे खड़गे जी क्या करने लगे कि नहीं हम भी कह रहे हैं कि बजरंग बली और तोड़ भ्रष्टाचार की नली। और मजे की बात 7.5 साल हो गए दीपक जी, रोजा अफ्तार बंद हो गया, कांग्रेस में रोजा अफ्तार की पार्टी बंद हो गई। तो मैं कहता हूं किसी भी राज्य का चुनाव परिणाम कुछ भी आए, हम जिस चीज के लिए राजनीति में आए थे, काल चक्र की वह गति बदलने में हम सफल हुए मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं कह सकता हूं ये बदलाव इसलिए भारत में नजर आ रहा है क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो यह भारत के इतिहास में एक गुणात्मक और युगांतकारी परिवर्तन है, यह तो स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा, जो कर्नाटक के चुनाव ने भी प्रूव कर दिया है निर्णय आने से पहले। साथ साथ नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण देखिए, कर्नाटक के सबसे तेज नतीजे मेरे साथ लगातार जी न्यूज पर। को पावर्ड बाय सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डिओ। बाकी सब कूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। स्पेशल पार्टनर रूंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। ड्रिवन बाय टाटा मोटर्स, अ होल वर्ल्ड ऑफ न्यू फॉरएवर मोबिलिटी फ्रॉम टाटा मोटर्स। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी साफ तो हम सेफ। कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कल आने वाले चुनाव परिणामों के बारे में और कैसे ये देश की दशा और दिशा पर, कैसे वो देश की आने वाली राजनीति को तय करेंगे, इसका विश्लेषण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे राधिका जी के पास चलता हूं। राधिका जी, इससे पहले सुधांशु जी ने कहा कि हम कांग्रेस को अपने नैरेटिव पर ले आए। आजकल आपका सेक्युलरिज्म शब्द कम हो गया है, राइट विंग नैरेटिव देश के अंदर चल रहा है, और जब ये बजरंग दली और बजरंग बल को लेके आया ना, तब आपने कोर्स करेक्शन भी किया।
मंदिर जाने लग गए। DK शिव कुमार और सिद्धरामैया जी ने साथ में पूजा कर दी। मैसूर और बेंगलोर के हाईवे पे मंदिर बनाने की बात कर दी। तो राधिका जी, अपने नैरेटिव पर तो, अपनी पिच पर खेलने के लिए तो बीजेपी ले आई है कांग्रेस को, आप मानेंगे इस बात को? नहीं दीपक जी, हम तो हमेशा से मंदिर जाते हैं और इन लोगों को तब से प्रॉब्लम है। जब राहुल जी वैष्णो देवी गए थे 2014 में, तब इनको तकलीफ थी। उसके बाद केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, कहीं भी गए, अब इनको तकलीफ तो होगी कि हम लोग मंदिर जाते हैं अपने साथ, जैसे मोदी जी गुफा में साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं और गुफा में साथ कैमरा ले जाते हैं। जी, हम वैसी भक्ति तो नहीं कर सकते कि फोटो भी खींचनी है, भक्ति भी करनी है और इस तरीके से कि गुफा के अंदर ले जाओ। वो भी एक अजूबा ही है जिस तरीके से वो लेकर जाते हैं कैमरा। इस तरीके की हम भक्ति नहीं करते और कभी भी उनकी लाइन पे नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जाती रही है, चाहे इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो और राजीव गांधी जी हो, सब जाते आए हैं मंदिर। तो ये लोग बार बार ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते कि कांग्रेस मंदिर नहीं जाती, ये नहीं करती, तो इनको बंद कर देना चाहिए। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, क्योंकि ये देश सभी का है। जैसे एक आम इंसान होता है, एक सेक्युलर इंसान होता है, सब जगह जाते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम मुसलमान हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे। देश सबका है, सब एक दूसरे का सम्मान करके, सबके धर्म को सम्मान करके चलते हैं। मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह जाते हैं। ये लोग ये नहीं करते। और फिर तो हम बोले कि भाई मोदी जी ने तो अभी कुछ टाइम पहले इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे इनकी, सारे इनके जो पिछली बार इनकी जो हुई थी, आई थिंक ट्रेनिंग कैंप हुआ था, क्या हुआ था जिसमें मोदी जी भी गए थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे सबको कि आपको मुसलमानों के घर जाना चाहिए, आपको मस्जिद में जाके बात करनी चाहिए। सब कुछ सामने आया था, इन्हीं के प्रवक्ता ने बताया था, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कि ऐसा हुआ, और आर्टिकल भी लिखा था उसके ऊपर कि मोदी जी ने क्या कहा है। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये हर बार हम देखते हैं कि जब भी चुनाव की जीत होती है तो ये लोग मोदी मोदी करते हैं, और जैसे ही कोई चुनाव ये हारते हैं वहां पे जेपी नड्डा करने लग जाते हैं। तो कल जब नतीजे आएंगे और आप कर्नाटक हारेंगे, तो क्या आप जीत का क्रेडिट, अपनी हार का क्रेडिट क्या आप मोदी जी को देंगे कि नड्डा साहब को देंगे? ये आप तय करके बता दीजिए कि क्या करने वाले, किसकी फोटो लगने वाली है, किन चैनल्स को क्या इंस्ट्रक्शन मिला जाएगा कि नड्डा साहब की फोटो लगे और मोदी जी की फोटो लगे, किसकी लगेगी? क्रेडिट इस हार का आप किसको देंगे? क्या अपने उसी अध्यक्ष को देंगे जो खुद का हिमाचल स्टेट हार गए, जिस स्टेट से वो आते हैं वो खुद हार गए? क्या उनको क्रेडिट दिया जाएगा कि जिस तरीके से मोदी जी और शाह साहब ने पूरा कैंपेन संभाला, पूरे षड्यंत्र रचा, किस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश करी, कभी रिजर्वेशन लाए, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, कभी शाह साहब ने ये आके बोल दिया कि दंगे हो जाएंगे कर्नाटक में, फिर बजरंगबली जी का अपमान कर दिया इन्होंने, बजरंग दल के बराबर रख के, वो लोग जो ISI के लिए मुखबरी करते हैं उनका, बजरंगबली जी का अपमान करने का काम किया। तो किसको आप क्रेडिट देंगे इस हार का? ये जरूर बताइएगा जब हारेंगे कि किसके ऊपर ये जाएगा। बताइए सुधांशु जी, किस पे फूल बरसाए जाएंगे? कहेंगे कि राधिका जी, अभी अपनी दिल की आरजू को लगाम दीजिए और हसरतें कामयाब होंगी या नाकामयाब, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार करिए। उसके बाद हम लोग यह तय करेंगे, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के राज्य में 37,000 वोटों के अंतर से हार हुई, जितनी कि एक विधानसभा में हार जीत कर्नाटक में हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी विधानसभाओं में होती है। परंतु वो आप कह रही हैं कि नड्डा जी की व्यक्तिगत हार है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपनी खानदानी जागीर हार गए थे।